एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने औसत बचत प्रवृत्ति पर डिस्कस कर लिया था और आज हमारा टॉपिक है सीमांत बचत की प्रवृत्ति, जिसे हम एमपीएस कहते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति बताती है कि व्यक्ति की इनकम में जब परिवर्तन होता है तो उससे उसके सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, व्यक्ति अपने उपभोग को भी बढ़ाता है, यानी खर्च अधिक करता है, साथ में अपनी सेविंग को भी बढ़ा देता है। यानी जैसे जैसे इनकम ग्रो करती है, व्यक्ति की सेविंग भी बढ़ती जाती है। तो सीमांत प्रवृत्ति ये बताती है कि व्यक्ति की इनकम में परिवर्तन होने पर उसके सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर व्यक्ति की इनकम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाती है तो उसकी सेविंग कितनी गुना वृद्धि हुई है, ये हम एमपीसी के माध्यम से जान सकते हैं। तो देखो, एमपीसी क्या कहता है, आय में परिवर्तन तथा बचत में परिवर्तन। आय में परिवर्तन तथा बचत में परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को सीमांत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। यानी इनकम में जो परिवर्तन हुआ है और उसकी वजह से जो बचत में परिवर्तन होता है, इन दोनों के अनुपात को ही, इन दोनों के मात्रात्मक संबंध को ही एमपीएस कहा जाता है। आगे देखो, जो हमारा एमपीएस है, आय में परिवर्तन से बचत में होने वाले परिवर्तन को बताता है। यानी आय में परिवर्तन होने पर बचत में क्या प्रभाव पड़ा है, यह हमें एमपीएस बताता है। तो अब एमपीएस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके परिभाषा के रूप में मैंने सूत्र को लिखवाया है कि एमपीएस ज्ञात करने के लिए, एमपीएस ज्ञात करने के लिए बचत में परिवर्तन में आय में परिवर्तन का भाग दिया जाता है। यानी जो हमारी बचत में परिवर्तन हुआ है और जो हमारे आय में परिवर्तन हुआ है उसका भाग दिया जाता है। तो देखो, इसको हम सूत्र में कैसे लिख सकते हैं कि एमपीएस यानी कि सीमांत बचत की प्रवृत्ति, बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। जो बचत में परिवर्तन हुआ है उसके अंदर हम आय में जो परिवर्तन हुआ है उसका भाग दे देंगे। एग्जाम के अंदर हमें इंग्लिश के अंदर भी हमें सूत्र पूछा जा सकता है। तो देखिए, एमपीएस का फॉर्मूला क्या लगता है, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा मतलब क्या हमारा परिवर्तन, तो एस का मतलब क्या हमारा बचत, यानी बचत में परिवर्तन बटे वाई का मीन्स क्या हमारा आय। क्योंकि इनकम को हम आय के रूप में शो नहीं कर सकते, क्योंकि आय फॉर हम इन्वेस्टमेंट, निवेश को शो करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनकम को, आय को वाई के रूप में शो करते हैं। तो डेल्टा का मीन्स अभी मैंने बताया आपको परिवर्तन होता है, यानी बचत में परिवर्तन में आय में जो परिवर्तन हुआ है उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास एमपीएस से आ जाता है। तो गाइस, मैं यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज है। जो एनसीईआरटी का बुक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज दे रखी है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ जाते हो तो इकोनॉमिक्स को हम एकदम आसान बना देंगे। अगर आप एग्जाम के अंदर ये लैंग्वेज लिख कर आते हो तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आने की संभावना होगी। तो गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स को एकदम सरल तरीके से समझेंगे। आगे देखो, अब हम क्या करते हैं, एमपीएस को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक तालिका के रूप में समझते हैं। तो देखो, तालिका के अंदर हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट नंबर आय का कॉलम आएगा, सेकंड नंबर उपभोग का कॉलम आएगा, थर्ड नंबर हम बचत को शो करेंगे और फोर्थ नंबर हम क्या करेंगे, एमपीएस को शो करेंगे। तो एग्जाम के अंदर भी क्या होता है कि हमें टेबल को फिलअप करना भी आ सकता है। जैसे कि ये आपको 2 कॉलम दे रखे होंगे और हमें ये वाला और ये वाला पूछा जा सकता है। कई बार भी क्या होता है, हमें एक
पॉइंट दे रखा है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हमें पूछा भी जा सकता है। तो देखो इसको टेबल कैसे बनाते हैं। आय उपभोग, ये चीज मैंने आपको पहले बहुत बार समझा चुका हूं, क्योंकि इस पर मैंने कम से कम 4 या 5 वीडियो बना रखा है। तो वापिस एक बार समझ लेते हैं कि इनकम 0 है, उपभोग कितना हो रहा है 100 रुपए, क्योंकि व्यक्ति की इनकम शून्य होने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग जरूर करता है। वो चाहे वो किसी से उधार लेके करे या फिर पहले से जो सेविंग कर रखा है वहां से वो निकाल के करे, जरूर वो उपभोग करता है, चाहे व्यक्ति की इनकम क्या होती है, शून्य होती है। तो मान के चलते हैं व्यक्ति की इनकम 0 है, तो वो कितना कर रहा है 100 रुपए कर रहा है। और व्यक्ति की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हम मान के चलते 100 रुपए बढ़ रही है। तो मान लीजिए कि व्यक्ति की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है और हमें कंफर्म पता है कि जब जब हमारी इनकम ग्रो करती है हम अपने खर्चों को बढ़ाते जाते हैं, जिसे हम उपभोग के रूप में शो करते हैं। तो जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे हम क्या करेंगे, उपभोग को बढ़ाएंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जितने अनुपात में हमारी इनकम बढ़ी है उतने अनुपात में हमारी उपभोग खर्च नहीं बढ़ता है। इनकम बढ़ने पर उपभोग खर्च बढ़ता है, लेकिन जितनी हमारी इनकम बढ़ी है उतना हमारा उपभोग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम ग्रो करेगी हम सेविंग को भी बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आय वाले कॉलम बना दिए हैं, यहाँ पर हमने उपभोग को बढ़ा दिया है, क्योंकि आय में हमने परिवर्तन 100 रुपए का किया है और उपभोग को हमने 50 रुपए हमने बढ़ाए हैं। अब थर्ड कॉलम बनाते हैं बचत का। तो बचत का फॉर्मूला क्या लगता है, बचत बराबर होती है आय माइनस उपभोग। आय माइनस उपभोग, यानी जितनी हमारी इनकम होती है उसमें से जितना हमने खर्च किया है उसके पास जो भी राशि बचेगी वो हमारी क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। तो हम आय में से उपभोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। मीन्स कि 0 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास 100 माइनस में आएगा, क्योंकि इनकम हमारी शून्य है और 100 रुपए कर रहे हैं, तो हमारी जो बचत कहाँ जाती है, माइनस में, जिसे हम अ बचत भी कह सकते हैं। 100 रुपए इनकम है, 150 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारे 50 रुपए कहाँ जा रहे हैं, अ बचत में, यानी माइनस में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आय में से जब उपभोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचत। अब हमारा मेन मुद्दा रहता है हमारे एमपीएस, इसको समझना है। एमपीएस का मैंने फॉर्मूला भी बताया है कि डेल्टा एस माइनस डेल्टा वाई। तो देखो इससे ऊपर हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले हम हमारे क्या कर देंगे, नील कर देंगे। अब सेकंड नंबर देखो, डेल्टा बचत, यानी कि हमारी बचत में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले 100 रुपए बचत थी माइनस में, अब माइनस की बचत कितनी हो गई है, 50। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये ध्यान रखना है, इसको आप कैलकुलेट करके कर लेना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम प्राय क्या करते हैं, 100 माइनस के और 50 माइनस के, 150 क्या आ जाएगा माइनस का, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो देखो कितना आएगा, पहले 100 रुपए थी, अब हमारे माइनस की कितने हो गए, 50। तो हमेशा ध्यान रखना जो न्यू वैल्यू आई है उसमें से हम पुरानी वाली वैल्यू को लेस करेंगे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस के 50, हम घटाएंगे इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे। ये ऑलरेडी किसका दे रखा है, हमारे पास माइनस के अंदर दे रखा है, तो ध्यान रखना है ये माइनस के 50 रहेंगे, बाहर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और प्लस के कितने आ जाएंगे, हमारे पास 100 आ जाएंगे। माइनस के 50 में से प्लस के 50 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50। यानी हमारी बचत में परिवर्तन कितना आ रहा है, 50 रुपए का आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आय में परिवर्तन का भाग देंगे। आय कितनी है, पहले 0, अब कितनी है, 100। 100 में से 0 गए, हमारे पास कितना आएगा, 100, और 50 में जब 100 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.5 आएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास कितनी दे रखी है, 0 दे रखा है। 0 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस के 50 को लेस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, हमारे पास में 50 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी बचत में परिवर्तन कितने का है, 50 का। इसमें भाग किसके देंगे, हमें आय का डिफरेंस। 200 में से 100 गए, हमारे पास कितना बचेगा, 100, तो हमारे पास कितना आएगा, 0.5 आएगा।
नेक्स्ट देखो हमारी बचत कितनी हो गई है, 50 हो गई है। तो इस 50 में से पहले वाले कितनी हमारे पास 0, घटाने में कितना आएगा 50। तो यानी कि हमारी बचत में परिवर्तन कितना आ रहा है, 50 का आ रहा है। और हमारी इनकम में परिवर्तन कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 0.5 आएगा। नेक्स्ट देखो कि हमारी जो अब बचत कितनी है, 100 है। बचत कितनी है, 100। और पहले कितनी है हमारी, 50। तो डिफरेंस लेना है तो हमारे पास कितना आएगा, 50। तो इस 50 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसका, इनकम में परिवर्तन का। इनकम कितनी है, 100 रुपये। तो हमारे पास कितना आएगा, 0.5। और यहाँ पर 150 में 100 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50। और इनकम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 रुपये। तो हमारे पास कितना आएगा, 0.5। तो देखो एमपीएस का फॉर्मूला क्या लगता है कि जो आपके सेविंग में जो डिफरेंस होता है उसके अंदर हम इनकम का डिफरेंस का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास किसका आ जाएगा, एमपीएस का मान आ जाएगा। ध्यान रखना है न्यू वैल्यू में से हमेशा पुराने वाली वैल्यू को ही लेस करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो सबसे पहले हमें एमपीएस क्या होता है उसके बारे में लिखना है, इसका जो फॉर्मूला है वो बनाना है, और उसके बाद हमें टेबल को अच्छे से लिखना है और समझना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एमपीएस क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।